कीव के करीब ये आग देखिए, हर तरफ तबाही ही तबाही। नहीं लगता कि यहां कुछ बचा होगा। ये कीव के करीब ब्रोवरी का इलाका है और यहां एक धमाके से पूरा यूक्रेन बुरी तरह से हिल चुका है। ये उस हेलीकॉप्टर का मलबा है जो इस इमारत से टकराया और फिर आग के गोले में बदल गया। इस धमाके में ज़ेलेंस्की का राइट हैंड माने जाने वाले यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्टेस्की भी मारे गए। यह ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि डेनिस मोनास्टेस्की ज़ेलेंस्की के सबसे करीबी लीडर माने जाते थे। इस ट्रेजेडी ने पूरे यूक्रेन को सदमे में पहुंचा दिया है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के गिरने को लेकर हादसे से लेकर साजिश वाली कई थ्योरी सामने आ रही हैं। पहले समझिए कि ब्रोवरी में इस हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ। यह यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी सर्विस का Mi-8 हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्टेस्की के साथ 8 लोग और सवार थे। हेलीकॉप्टर ऐसा गिरा कि कोई जिंदा नहीं बचा और इसमें उनके डिप्टी मिनिस्टर के अलावा गृह सचिव की भी मौत हो गई। जमीन पर जहां ये Mi-8 हेलीकॉप्टर गिरा, वहां एक स्कूल भी था। पहले हेलीकॉप्टर स्कूल से टकराया और फिर एक इमारत में जा घुसा। इस हेलीकॉप्टर के गिरने से हुए धमाके में 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार 9 लोग थे और बाकी जमीन पर मौजूद लोग थे, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। एक बार फिर एनिमेशन के जरिए देखते हैं कि कैसे Mi-8 हेलीकॉप्टर गिरा और एक इमारत के टकराने के बाद हर तरफ आग ही आग फैल गई। कोई इस मंजर को देखकर डर सकता है। यहां ब्रोवरी में युद्ध के दौरान भी ऐसी तबाही लोगों ने नहीं देखी थी। इस घटना में करीब 30 लोग जख्मी हुए हैं। घायल हुए लोगों में बच्चों की तादाद तो 15 से भी ज्यादा है। क्या यह हादसा था? क्या यह हमला था? क्या यह किसी तरह का सैबोटेज यानी साजिश थी? या फिर इस हेलीकॉप्टर के गिरने की वजह रूस की मिसाइल नहीं, बल्कि यूक्रेन का अपना एयर डिफेंस सिस्टम था? यानी क्या ज़ेलेंस्की की फोर्स ने अपने मंत्री का हेलीकॉप्टर मिसाइल से मार गिराया? Треба сказати, що зарано робити висновки. Зараз вже розпочато кримінальне провадження, і слідчі служби безпеки України, Національної поліції, ДБР зараз будуть працювати. Одне можу вам сказати, що дуже буде великий об'єм слідчих дій, щоб з'ясувати всі обставини. हेलीकॉप्टर गिरा या गिराया गया, या फिर ये अपनों की गलती का शिकार बन गया? इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन इस रिपोर्ट में करने से पहले ज़ेलेंस्की को हुए नुकसान के बारे में जान लीजिए। 42 वर्ष के डेनिस मोनास्टेस्की वो शख्स थे जो ज़ेलेंस्की के कैबिनेट में सबसे खास माने जाते थे। युद्ध की शुरुआत के बाद से ही वो पूरे देश को अपडेट करने वाली टीम को लीड कर रहे थे। इसलिए युद्ध शुरू होने के बाद से ये ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा नुकसान है। यूक्रेन ने इस युद्ध में इससे बड़ी हस्ती अभी तक नहीं खोई थी। यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत से ही वहां का आसमान सुरक्षित नहीं माना जाता है, लेकिन गृह मंत्री डेनिस मोनास्टेस्की अक्सर हवाई दौरे किया करते थे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री डेनिस मोनास्टेस्की का हेलीकॉप्टर जिस रूट के ऊपर से गुजर रहा था, वो युद्ध में एयर डिफेंस जोन के लिहाज से एक बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है। इस हेलीकॉप्टर के गिरने से यूक्रेन के 3 बड़े पॉलिटिकल फिगर खत्म हो गए, जो ज़ेलेंस्की के फ्रंट से इस युद्ध को बहुत करीब से कंट्रोल कर रहे थे और उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर थी। पहले थे गृह मंत्री डेनिस मोनास्टेस्की, दूसरे थे येवहेन यानिन, जो उनके डिप्टी मिनिस्टर थे। विदेश में यूक्रेन का रुख रखने की इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है, जबकि यूरिली लोबकोविच गृह सचिव थे, जिनके पास गृह मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी थी। एक बार फिर लौटते हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश के इन्वेस्टिगेशन को लेकर 5 बड़े सवालों पर, जिसका जवाब ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं।
जिन पर पुतिन की भी नजर है और नाटो के अलावा अमेरिका भी जानना चाहता है कि आखिर ब्रोवरी में हुआ क्या। सवाल नंबर 1, क्या यह हादसा था? सवाल नंबर 2, क्या हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया? सवाल नंबर 3, क्या यह बड़ी साजिश का हिस्सा था? सवाल नंबर 4, क्या हेलीकॉप्टर मिसाइल से गिराया गया? सवाल नंबर 5, अगर मिसाइल से अटैक हुआ तो एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन का था या फिर रूस का? यह सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन के आसमान में इस वक्त मिसाइल ही मिसाइल तैर रही है। यूक्रेन का आसमान रॉकेट और गोलों की तबाही वाली उड़ान देख रहा है। यूक्रेन के आसमान में दुश्मन कौन है और दोस्त कौन, इसका अंदाजा खुद ज़ेलेंस्की और पुतिन को भी ठीक ठाक नहीं है। इसके लिए आप यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के बारे में जान लीजिए, जिसके पास 2 हेलीकॉप्टर हैं और अक्सर इसका इस्तेमाल वॉर जोन में जाने के लिए किया जाता रहा है। इसमें एक हेलीकॉप्टर है Mi-8 और दूसरा है मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूरोकॉप्टर E-145। इनमें Mi-8 हेलीकॉप्टर Mi-17 का पुराना वर्जन है, जिसमें 3 क्रू मेंबर के अलावा 24 लोग बैठ सकते हैं। जिस वक्त यह हेलीकॉप्टर ब्रोवरी में गिरा, तब इसमें 9 लोग सवार थे और वो सभी के सभी इस घटना में मारे गए हैं। अब इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, जो छुपाने की भी कोशिश की जाएगी और मुमकिन है दुनिया के सामने इल्जाम से भरी एक नई थ्योरी पेश भी की जाए। इसलिए इस हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़े सवाल के जवाब देखते हैं। पहला सवाल, क्या यह हादसा था? तो यह मुमकिन है, लेकिन इसके लिए ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जांच करनी होगी। दूसरा सवाल, क्या हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया? ज़ेलेंस्की ने यह दावा नहीं किया है, ना ही कोई इल्जाम रूस पर लगाया है। तीसरा सवाल, क्या यह बड़ी साजिश का हिस्सा था? इसकी जांच भी ब्लैक बॉक्स से होगी कि आखिरी पलों में क्या हुआ था। चौथा सवाल, क्या हेलीकॉप्टर मिसाइल से गिराया गया? अभी तक किसी भी ग्राउंड फायर या मिसाइल टकराने की रिपोर्ट नहीं मिली है। पांचवा सवाल, अगर मिसाइल से अटैक हुआ तो एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन था या फिर रूस का? यह बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की फौज पहले ऐसी गलती कर चुकी है। आपको याद होगा कि ज़ेलेंस्की ने इल्जाम लगाया था कि पोलैंड में गिरी मिसाइल रूस की थी, लेकिन बाद में ज़ेलेंस्की पूरी तरह एक्सपोज हो गए थे। उनके इल्जाम को खारिज करने वालों में खुद बाइडेन भी शामिल थे। तब 15 नवंबर 2022 को मिसाइल फायर हुई थी। टारगेट पर क्या था, दुनिया अनजान थी। और फिर क्या हुआ, एक बड़ा धमाका। मिसाइल यूक्रेन से सटे पोलैंड के पूर्वी इलाके में गिरी थी और तब पोलैंड के 2 और लोगों की भी मौत हुई थी। खबर फैल गई कि हमला तो रूस ने कराया है, नाटो पर हमला हो गया है। अब विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। यूक्रेन युद्ध अब वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ गया है। एक मिसाइल के धमाके ने पूरे यूरोप में दहशत फैला दी थी। मिसाइल का मलबा चेक हुआ तो पता चला कि रूस में बनी मिसाइल S-300 का टुकड़ा है। ज़ेलेंस्की ने सबूत नंबर 1 दिखाया, ज़ेलेंस्की ने सबूत नंबर 2 भी दिखाया, ज़ेलेंस्की ने सबूत नंबर 3 भी दिखाया। सबको इसलिए शक हुआ क्योंकि टुकड़े उस S-300 मिसाइल के थे जिसे रूस ने तैयार किया था। इसलिए लगा कि हमला भी जरूर पुतिन ने कराया होगा। लेकिन शक ज़ेलेंस्की पर भी गहराया, सवाल उठने लगे। कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, इसमें कितना बड़ा प्रोपेगेंडा और कितनी बड़ी साजिश है। ज़ेलेंस्की ने तब जो दावा किया था उसे गौर से देखिए। Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. ज़ेलेंस्की ने सीधा रूस पर हमले का इल्जाम लगाया और फिर रूस ने सीधे सीधे इनकार कर दिया। लेकिन पोलैंड पर मिसाइल हमला गंभीर था। पोलैंड नाटो का सदस्य है और पोलैंड पर हमले का मतलब है नाटो पर हमला।
अमेरिका पर हमला, ब्रिटेन पर हमला, जर्मनी पर हमला और इसका जवाब रूस को मिला तो समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर शुरू। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की यही चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पूरी जांच होने से पहले कैसे रूस पर सीधा इल्जाम लगा दिया। लेकिन इसके बाद बाइडेन ने एक लाइन में ही ज़ेलेंस्की को एक्सपोज कर दिया। There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. It's unlikely, sir. Mr. President, is Poland suggested invoking Article 4 or 5 from NATO, sir? Down in front, guys. Down in front. Probably had a meeting of the. बाइडेन ने एक तरह से पुतिन को क्लीन चिट दी थी, यानी बाइडेन इस मिसाइल हमले को लेकर ज़ेलेंस्की के साथ नहीं बल्कि पुतिन के साथ खड़े हुए नजर आए। ज़ेलेंस्की तब इसलिए एक्सपोज हुए थे क्योंकि जिस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है वो डॉनबास से उड़कर 1000 किलोमीटर दूर पोलैंड में कैसे पहुंच सकती है। S-300 वैसे भी एयर डिफेंस मिसाइल है जिसे हवाई टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यहीं ज़ेलेंस्की की थ्योरी फेल हो गई। उनका आरोप सिर्फ एजेंडा साबित हुआ, जिसे बाइडेन ने भी खारिज कर दिया। На Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Особенно после того, что современные властители Украины начали творить и с гражданским населением, с созданием так называемых заградотрядов. इसलिए ब्रोवरी में जो हेलीकॉप्टर गिरा, अगर उस पर मिसाइल से हमला हुआ है तो इसके पीछे भी ज़ेलेंस्की का एयर डिफेंस हो सकता है। यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस सिस्टम देखिए जो कीव के आसपास ही तैनात हैं। पहला है स्टिंगर सिस्टम जो अमेरिका से मिला है, दूसरा है स्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। इसलिए ज़ेलेंस्की के सबसे खास मंत्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या उस पर अटैक हुआ, साजिश के तमाम पहलुओं को बहुत तकनीकी जांच के साथ समझना चाहिए, क्योंकि युद्ध को अब 1 साल होने को है और पुतिन के साथ साथ ज़ेलेंस्की भी बहुत बेसब्र हो चुके हैं। क्या अगले 72 घंटे में रूस कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी खबर से यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के होश उड़ गए हैं? क्या पश्चिम देशों के खुफिया एजेंसियों के दावे फेल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया गया था कि रूस के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है? क्या राष्ट्रपति पुतिन रूस के स्पेशल ऑपरेशन से मार्च 2023 तक पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे? लगभग 11 महीने से चल रही जंग में क्या अब रूस युद्धपोत और पनडुब्बियों को तबाह करने वाली मिसाइलों से यूक्रेन पर खौफनाक हमले कर रहा है? आखिर जंग में अब ऐसा क्या हो रहा है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि अगर यूक्रेन जंग में हारा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? क्या पुतिन के खतरनाक इरादों से यूक्रेन और अमेरिका इतने ज्यादा घबरा गए हैं जिसकी वजह से यूक्रेन और अमेरिका के जनरल आपस में खुफिया मीटिंग करने के लिए मजबूर हो गए? 300 दिन से ज्यादा की जंग में पुतिन ने साबित कर दिया है कि पुतिन का रूस भयानक जंग करने में सबका बॉस है। यूक्रेन को लग रहा था कि जंग में 1,10,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों के मारे जाने के बाद पुतिन का रूस जंग हार जाएगा, लेकिन देखिए सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर जहां रूस ने यूक्रेन के सोलेदार में कब्जा कर लिया, तो वहीं यूक्रेन के पूर्वी शहरों को घातक मिसाइल हमलों से तबाह करके रख दिया। चाहे यूक्रेन का नेप्रो शहर हो या फिर कीव, रूस की मिसाइलों को ना तो यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम रोक पाया और ना ही अमेरिका की घातक मिसाइल।
एक हफ्ते में ही यूक्रेनी लोगों की चीखें निकलने लगी। अब यूक्रेन, नाटो और अमेरिका भी कहने लगे हैं कि रूस के घातक हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी है। यूक्रेन की जनता भी अब चीख कर सड़कों पर कह रही है कि यूक्रेन को बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दो, लंबी की घातक मिसाइलें दो, वरना यूक्रेन रूस के हाथों बेमौत मारा जाएगा। More help to protect our sky, to protect our people, because many of them are dying right now, and it's such a grief to live here, and every day we see this. Our message is to our partners: please give us more rockets. We need. सोलेदार में रूस का खूनी हमला और कीव, नेप्रो पर रूस के घातक मिसाइल अटैक ने यूक्रेन की जनता में खौफ पैदा कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन भी यही चाहते हैं कि यूक्रेन की जनता को एहसास हो जाए, रूस हार नहीं रहा है बल्कि यूक्रेन को मार रहा है। अब तो ये भी खबर आ रही है कि अगले 72 घंटे में रूस यूक्रेन पर और भी ज्यादा भयानक हमले करने जा रहा है। शायद यही वजह है कि अभी तक रूस की हार का दावा करने वाले यूक्रेन और अमेरिका भी पुतिन से खौफ खाने लगे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन और अमेरिका के जनरल्स ने यूक्रेन पोलैंड सीमा में एक सीक्रेट जगह पर खुफिया मीटिंग की है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के सख्त तेवरों से यूक्रेन और अमेरिका बुरी तरह से घबरा गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच यूक्रेन पोलैंड सीमा पर खुफिया मीटिंग हुई है। इस खुफिया मीटिंग में अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल मार्क मिले और यूक्रेनी सेना के चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी आपस में मिले। जंग को 1 साल होने वाला है। ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन और अमेरिका के जनरलों के बीच मीटिंग हुई। गुप्त जगह पर हुई इस मीटिंग में सोलेदार पर रूस का कब्जा और नीप्रो में रूस के घातक मिसाइल हमलों पर काफी विस्तार से बात हुई है। इसके अलावा यूक्रेन ने अमेरिका से साफ कहा है कि अमेरिका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जल्द से जल्द यूक्रेन को दे। खबरों के मुताबिक मीटिंग में अमेरिका और यूक्रेन के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि रूस को कैसे हराया जाए। रूस के भयानक हमलों के बीच अमेरिका के जनरल मार्क मिले और यूक्रेन के चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी के बीच खुफिया मीटिंग ने डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। खबरों के मुताबिक रूस ने जिस तरह से नीप्रो और सोल्वो रॉकेट सिस्टम से घातक मिसाइलों से हमला किया है, उससे यूक्रेन और अमेरिका बुरी तरह से घबराए हुए हैं, क्योंकि रूस ने अपनी एयरफोर्स, युद्धपोतों और जमीन से सोल्वो मिसाइल सिस्टम से पूर्वी यूक्रेन पर भयानक हमले किए हैं, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर यूक्रेनी मारे गए हैं। रूस के इस हमले के बाद से यूक्रेन में दहशत है, जबकि अमेरिका हैरान है। देखिए अमेरिका में पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट राइटर क्या कह रहे हैं। You know that Russia launched a very heavy salvo of missiles from aircraft, from naval vessels, and from land against Ukrainian civilian infrastructure and civilian targets over the weekend. I think, again, it just highlights the nature of this conflict and the lack of civility on the. पिछले 2 हफ्तों में रूस ने यूक्रेन पर कब्जा करने के मिशन को बहुत तेज कर दिया है। 3 दिन तक जबरदस्त खून खराबे के बाद रूस ने 12 जनवरी 2023 को यूक्रेन के सोलेदार पर कब्जा कर लिया है। दावों के मुताबिक महज 3 दिन की लड़ाई में 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन 200 किलोमीटर में फैली नमक की सुरंग वाले शहर सोलेदार अब रूस के कब्जे में है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 हफ्ते में रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर खास तौर से अपना फोकस रखा है। रूस चाहता है कि पूरे डॉनबास पर रूस का जल्द से जल्द कब्जा हो जाए। Полномасштабные военные действия на Донбассе с 2014 года не прекращались с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей. खबरों के मुताबिक पुतिन ने रूस के स्पेशल ऑपरेशन के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव को साफ बोल दिया है कि मार्च 2023 तक डॉनबास पर पूरी तरह से कब्जा कर लो। पुतिन के इन तेवरों को भांपकर अब नाटो ने यूक्रेन को बचाने के लिए अपने 3 आवास्क विमानों को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। खबर के मुताबिक रोमानिया में तैनात नाटो के 3 निगरानी विमानों में से 2 बुखारेस्ट के पास एक हवाई ठिकाने पर पहुंच गए हैं।
3 आवास विमान जंग में पुतिन की फौज पर निगरानी रखेंगे। ये खास आवास विमान एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस हैं। 30 देशों से बने नाटो ने आवास विमान को यूक्रेन को बचाने के लिए जंग में उतारा है। रोमानिया फौज के जनरल डेनियल ने हवाई अड्डे पर तैनात आवास विमानों को लेकर कहा है कि हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है। Este evident o consolidare semnificativă a prezenței aliate aeriene pe flancul estic. Sunt capabilități aeriene suplimentare foarte importante și aș spune complementare capabilităților NATO terestre și aeriene dislocate deja pe teritoriul României. हैरानी की बात तो यह है कि नाटो और यूक्रेन उस वक्त सबसे ज्यादा जंग की तैयारी कर रहे हैं जब यूक्रेन और नाटो दावा कर रहे थे कि रूस जंग में हार रहा है और यूक्रेन जीत रहा है। लेकिन देखिए, रूस ने इस वक्त यूक्रेन के 13 से ज्यादा शहरों पर भारी तबाही मचाई हुई है। 3 दिसंबर 2022 से अब तक रूस ने 800 से ज्यादा बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बंकर में है, जबकि जनता शहर छोड़कर भाग रही है। बखमुत की 70,000 की आबादी रूस के हमले के बाद भाग चुकी है, जबकि बखमुत से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर सोलेदार पर रूस की फौज ने भयानक जंग के बाद कब्जा कर लिया है। जानकारों के मुताबिक सोलेदार की भीषण जंग में पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के 30,000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं, जबकि रूस के 10,000 सैनिकों की मौत सोलेदार में हुई है। अमेरिका को भी अब मानना पड़ा है कि रूस जंग हार नहीं रहा है, बल्कि रूस जंग को और तेज कर रहा है। Committed to sustaining security assistance to Ukraine as it defends its people against Russia's brutal attacks, like the one we saw just this weekend on an apartment building in Dnipro on Saturday, far from the front lines. The senseless attack was launched from a missile designed to sink ships and kill dozens of people, wounded scores more. The youngest was just 3 years old. जंग के ताजा हालातों को देखकर डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहने लगे हैं, भले ही यूक्रेन की सैन्य मदद नाटो के 30 देश अमेरिका और ब्रिटेन कर रहे हो, लेकिन पुतिन के रूस ने साबित कर दिया है कि रूस जंग जीतने से पहले नहीं रुकेगा, चाहे भले ही इसके लिए तीसरा विश्व युद्ध क्यों न करना पड़े। इधर रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री मार्टोस मोरवाविकी ने बड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देकर मदद करें। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से भारी तबाही देखने को मिली है। अगर यूक्रेन युद्ध में हारा तो यूक्रेन की हार तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूस यूक्रेन पर बिना रोके ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इधर यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे रूस के हमलों को नाकाम करे, जबकि नाटो देशों के हथियार वक्त पर यूक्रेन पहुंच रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखकर पोलैंड के प्रधानमंत्री मोरवाविकी ने जोर देकर कहा कि जर्मनी को यूक्रेन को लियोपार्ड 2 टैंक की डिलीवरी की परमिशन तुरंत देनी चाहिए, वरना जंग में यूक्रेन के सैनिकों को रूस बुरी तरह से रौंद डालेगा। यानी इस वक्त रूसी हमलों ने न सिर्फ यूक्रेन को बुरी तरह से डरा दिया है, बल्कि अब तो नाटो और अमेरिका को भी लगने लगा है कि पुतिन जंग में बाजी पलट रहे हैं, और वो भी तब जब यूक्रेन को अरबों खरबों रुपए के बेहद घातक हथियार मिल चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूस ने नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन को मजबूर कर दिया है कि या तो तीसरा विश्व युद्ध करो या फिर यूक्रेन में अपनी हार मान लो।